दोस्तों अगला हमारा पॉइंट अभिप्रेरणा के स्रोत। तो अभिप्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? अभिप्रेरणा के 3 मुख्य स्रोत होते हैं या 3 मुख्य प्रकार होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? आवश्यकता यानी कि नीड, दूसरा है चालक या प्रणोदन, इसको क्या कहते हैं? ड्राइव। और तीसरा है उद्दीपक। तीसरा क्या है? उद्दीपक, जिसे कहते हैं इंसेंटिव। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभिप्रेरणा सिर्फ तभी होगी जब ये तीनों साथ में होंगे या तीनों कार्य कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इनको बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या है कि इन्हीं की वजह से ही ये अभिप्रेरणा कहलाएगी और ये हमारे अधिगम का मुख्य चालक बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आवश्यकता। यानी कि नीड। तो नीड क्या है कि अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता या जरूरत होगी, आवश्यकता या जरूरत होगी, तभी हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे या क्रिया करने के लिए प्रेरित होंगे। तो अभिप्रेरणा के 3 स्रोतों में पहला क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता क्या होगी? यानी किसी चीज की कमी होना। किसी चीज की कमी होना, कमी या आवश्यकता होने पर हम क्या करते हैं? उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हमें किसी चीज की कमी महसूस होगी और हमें उसे पूरा करना होगा, जरूरत होगी, तो हम उसे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे कि नहीं। इस वजह से अभिप्रेरणा का पहला स्रोत आवश्यकता होता है। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या है? चालक या प्रणोदन या ड्राइव कहते हैं जिसे। क्या है? चालक या प्रणोदन, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ड्राइव। ड्राइव कैसे? यानी कि किसी कार्य से जुड़ा हुआ एक चालक होता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है, ये हमारी आवश्यकता हो गई। अब इसके लिए हम जो कार्य करेंगे, यानी कि भोजन की तलाश, भोजन की जो तलाश की जाएगी, क्या होगा? वह हमारा चालक होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें भूख लगी, ये हमारी आवश्यकता या कमी हो गई जिसकी हमें पूर्ति करनी है। ठीक है, अब इसके लिए पूर्ति करने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? भोजन की तलाश करेंगे, यानी भोजन को बनाएंगे या भोजन को अपनी रसोई में या जहाँ भी खा सकते हैं वहाँ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये तलाश करना, ये क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरा बिंदु क्या है हमारा? अब तीसरा बिंदु है उद्दीपक, यानी कि इंसेंटिव। तो इंसेंटिव क्या कहता है कि उद्दीपक सामने होने पर ही व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। यानी कि अगर हमें भूख लग रही है और हमारे सामने भोजन है, चालक यानी कि पहले हमने भोजन को तलाश किया, अब हमारे सामने भोजन है, तो हम उसे खाने के लिए जो कार्य करेंगे वो क्या होगा? हमारा उद्दीपक। क्या होगा? उद्दीपक होगा, यानी कि व्यक्ति क्रिया करने के लिए जो प्रेरित होगा। क्रिया करने के लिए प्रेरित होगा, यही क्या है? उद्दीपक है। ठीक है दोस्तों, और जब ये उद्दीपक हमें मिल जाता है
तो हमारी उस कार्य को करने की इच्छा शांत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब हमें उद्दीपक मिल जाता है तो हमें उस कार्य को करने की जो इच्छा होती है वह शांत हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एक अभिप्रेरक क्या होगा। तो उद्दीपक या इंसेंटिव क्या है। उद्दीपक या इंसेंटिव यानी व्यक्ति जो क्रिया करने के लिए प्रेरित होगा, जो क्रिया करने के लिए प्रेरित होगा वह उसका उद्दीपक होगा। ठीक है, उद्दीपक कहलाएगा। और जब ये उद्दीपक हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारी उस कार्य को करने की इच्छा जो है वो शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के स्रोत तो तीन हो गए, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। यानी इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के लिए तीन जो स्रोत है वो ये है, आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। ठीक है, अब अगर हम इसे कहें कि ये अभिप्रेरक क्या है, तो अभिप्रेरक इनका मिला जुला रूप है। यानी कि अभिप्रेरक बराबर आवश्यकता प्लस चालक प्लस उद्दीपक। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए अभिप्रेरक क्या होगा, जब उसे आवश्यकता होगी, चालक भी होगा उसके लिए और उद्दीपक भी होगा। यानी कि आवश्यकता को कहते हैं नीड, चालक को कहते हैं ड्राइव और उद्दीपक को कहते हैं इंसेंटिव। तो NDI इन तीनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है। तो हम अभिप्रेरक बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम अभिप्रेरक बराबर क्या लिख सकते हैं, अभिप्रेरक बराबर N प्लस D प्लस I यानी NDI। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात आती है कि अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। तो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किस आधार पर किया। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किस आधार पर किया। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक को दो प्रकार से बांटा, किसी ने तीन प्रकार से और किसी ने ज़्यादा प्रकार से बांटा। तो हम उनमें से कुछ मुख्य अभिप्रेरक के वर्गीकरण को देखेंगे। जैसे पहला वर्गीकरण है मैस्लो का। मैस्लो का वर्गीकरण, इसमें क्या है, एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित। तो मैस्लो ने वर्गीकरण करके अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा, एक जन्मजात और दूसरा अर्जित। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से थॉमसन ने भी इसे दो प्रकार से बांटा है, स्वाभाविक और कृत्रिम। जन्मजात को ही उन्होंने स्वाभाविक बोला है और अर्जित को कृत्रिम बोला है। तो दूसरा अभिप्रेरकों का वर्गीकरण क्या है, थॉमसन के अनुसार। थॉमसन के अनुसार जन्मजात को क्या माना है, स्वाभाविक, और अर्जित को क्या माना है, कृत्रिम। यानी कि इन्होंने भी दो प्रकार से बांटा, स्वाभाविक और कृत्रिम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से गैरेट ने भी इसको बांटा है, लेकिन गैरेट का बांटने का तरीका थोड़ा सा भिन्न है इनसे, इसलिए गैरेट ने इन्हें तीन प्रकार से बांटा है। तीसरा है गैरेट के अनुसार। तो गैरेट ने इन्हें तीन प्रकार से कैसे बांटा है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। यानी कि गैरेट ने अभिप्रेरकों को तीन प्रकार से बांटा। पहला जैविक यानी कि जन्मजात भी कह सकते हैं, दूसरा मनोवैज्ञानिक यानी कि जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, और तीसरा है सामाजिक यानी जो सामाजिक कारणों से उत्पन्न होते हैं।
तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या इसके स्रोत हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने इसके वर्गीकरण भी देखा, जिसमें हमने मैस्लो के अनुसार, थॉमसन के अनुसार और गैरेट के अनुसार देखा। अब अभिप्रेरणा के प्रकार देखें तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य। तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आंतरिक, और दूसरा कौन सा है? बाह्य। यानी जो आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा, और जो बाह्य रूप से आती है वह बाह्य अभिप्रेरणा। यानी कि आंतरिक को देखते हैं हम पहले। तो पहले देखते हैं दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा को। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या मतलब है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति या बालक वह स्वयं से अभिप्रेरित हो जाए, स्वयं से अभिप्रेरित हो जाए। स्वयं से अभिप्रेरित का क्या मतलब है कि जैसे बालक ने किसी के बारे में जानकारी की या उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया या ऐसा समझ में आया जिससे वह स्वयं ही अभिप्रेरित हो जाए, तो इसे कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा में क्या कार्य करता है? दूसरे बाह्य अभिप्रेरणा में क्या कार्य करता है कि अगर हम किसी को, किसी बालक को या व्यक्ति को अभिप्रेरित करें, यानी दूसरे कार्यों को हम उनके आगे आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, दूसरे कार्यों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करें, तो वो क्या होगा? वह उसके लिए बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करेगा। यानी कि, और इसमें आदर्श रूप भी 2 प्रकार से होता है, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक।